हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 1 आर्स इन्वायरमेंट। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 फ्रॉम दिस यूनिट नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे पहले सभी टॉपिक्स के बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके थे। नाउ WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने में एक डिस्कशन हुआ जिसका टाइटल था उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये यहाँ पर फॉर्मली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। उसके अंदर जो नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थे ग्रो हरलेम बर्डलैंड, तो ये जो बर्डलैंड कमीशन थी उन्होंने ये बताया कि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि अगर मुझे सारी चीज़ों को बैलेंस रखते हुए डेवलपमेंट करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो व्हाट ही कंक्लूडेड, ही सेड दैट मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हम अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड है वो इस तरीके से पूरी करेंगे जिससे फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी ऑफ मीटिंग नीड है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक, उन्होंने इस कंडीशन को एक डेफिनेशन की तरह प्रपोज किया, बट देयर इज़ अ कैच क्या है कि यहाँ पर नीड और डेवलपमेंट में सही से कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, क्योंकि नीड भी एनीथिंग and development could be anything, right? So there has not been these two words has not been defined properly in the report. Need cannot be generalized universally. अगर मैं आपकी ज़रूरत की बात करूं तो ज़रूरत अलग अलग लेवल की अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकती है, राइट? एंड सेम केस गोज विद द डेवलपमेंट। यहाँ पर इसको हम ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं। डू यू गाइस नो ऑक्सीमोरॉन वर्ड्स? Yes, have you heard oxymoron? Contradictory in nature, right? When we say pretty ugly, so there are two words. Pretty is like beautiful, ugly means not beautiful, right? So it is what they said कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है ये अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, और जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक्चुअल में हम सस्टेनेबल नहीं रह पाएंगे, राइट? तो यहाँ पर जब ये ब्रडलैंड कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो जो वर्ड है नीड और डेवलपमेंट, इसको इफेक्टिवली डिफाइन नहीं किया गया, राइट? ऑन द अदर हैंड सस्टेनेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट टू एंड्योर। ये दो वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, सस्टेनायर और टेनेर। टेनेर मीन्स टू होल्ड, सस मीन्स अप, होल्ड अप। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को रोक कर रखने की बात कर रहे हैं, और इकोलॉजी में जब हम ऐसी बात करेंगे तो यानी कि हम पूरे नेचर को बैलेंस करके रखने की कोशिश करेंगे टिल वी कैन, राइट? और इसका हमने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देखा है विद द ओजोन होल। हमने देखा है ये, यस, पॉजिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। CFCs को बैन करके 1988 से लेकर अभी तक हम लोगों ने, पिछली क्लास में पिक्चर भी हमने शो करी थी कि कितना हमने उसके ऊपर काम किया, और एक पॉजिटिव रिजल्ट ओवरऑल विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज हमें उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिला, राइट? नाउ सो दोबारा से इसकी बात आई कि भाई जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर रिसोर्सेज को ख़राब ना करते हुए हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहेंगे। इसके लिए एक और सबमिट हुआ रियो में 1992 में, ठीक? तो यहाँ पर भी लंबी डिबेट चली और बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाई गई। क्या क्या थी, आइए बात करते हैं, सुनिएगा। टू अचीव द डिजायर्ड गोल societies have to make certain transitions which are very much essential. पहला, हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करना पड़ेगा फ्रॉम कंटिन्यूली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू वन दैट इज स्टेबल।
अगर ऐसा कर पाएंगे तो एक पॉजिटिव एज हमें देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, रिसोर्स ट्रांजिशन, जहाँ पे हम सोली ग्रोथ के साथ ऑब्सेस नहीं रहेंगे, लेकिन नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए, एक इकोसिस्टम कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए अपना सारा का सारा रिसोर्स इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जिससे हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी प्रोटेक्ट होता रहे और बना भी रहे। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन फ्रॉम पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस। अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं वो इको फ्रेंडली मिल रहे हैं, रीयूजेबल मिल रहे हैं, या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हुए हैं इन द व्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले कई सालों में ई वेस्ट की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से पढ़ी होगी। ठीक, फिर हमें पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल ट्रांजिशंस पर भी ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन हैं, पुराने ऐसे लाइक कल्चर हैं जिसमें हम लोग जो नेचर है, कई बार अभी जो नई नई हम लोग चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम होती है पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस में। तो हमें पॉलिटिकल और सोशोलॉजिकल ट्रांजिशन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम हमेशा नेचर के प्रति पॉजिटिव रहें। नाउ, अगर मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो किन किन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा? पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, पॉवर्टी रिड्यूस करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, और थर्ड वर्ल्ड डेट वह कम करना पड़ेगा। साथ के साथ एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, हैबिटेट्स को बचाना होगा जिससे फूड चेन या फूड साइकिल में कोई गड़बड़ ना हो जाए, वाटर और एनर्जी का सस्टेनेबल यूज़ करना होगा। ठीक है, मेक वाटर यूज़ सस्टेनेबल, वाटर का यूज़ भी हमें, एनर्जी और वाटर दोनों का यूज़ सस्टेनेबल करना होगा, यानी कि लगातार हम सिमिलर या सेम टाइप का वाटर रिसाइकल करके बार बार यूज़ कर लें, पॉल्यूट ना करें लगातार। वेस्ट जनरेशन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये सारे प्रायोरिटी एरियाज हम लोग अचीव करते हैं तो हम पॉजिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाकर रखने के साथ ही हम लोग अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नाउ, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, अभी तक हम लोगों को ये तो पता लग गया है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ठीक, जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और हम लोग बहुत सारे तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादातर नेगेटिवली। फॉर एग्जांपल, जो पानी हम पीते हैं, जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, या फिर जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग रहते हैं उसको हमेशा अल्टर करने की कोशिश करते हैं। इन सभी एलिमेंट्स का हमारी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है और हमारी लाइफ से इन सभी एलिमेंट पर भी फ़र्क पड़ता है। राइट, है ना? ठीक है। नाउ, सो ह्यूमन इन मैनी वेज हैव पर्सनलाइज्ड द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड विद द हेल्प ऑफ स्किल एंड साइंस। हम जब मर्जी चाहे तब बारिश करवा सकते हैं अब। मतलब जब मर्जी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बारिश भी हमारी कंट्रोल में है, टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में है, मॉइस्चर हमारे कंट्रोल में है। सोचो, इसके साथ साथ कौन सी जगह पर पानी होना चाहिए, कौन सी जगह पर नहीं, ये भी आजकल हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इज इट गुड फॉर द अर्थ? नो। सो ऑल दीज interactions with environment as a whole are subject of environmental studies, कि हमें कहाँ कहाँ इंटरवेंशन करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। सो environmental studies covers our large domain, जहाँ पे हम लोग सिर्फ कुछ ही डोमेन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स के बारे में बात करते हैं। पहला, अगर मुझे चाहिए कि पूरी की पूरी दुनिया में या ग्लोब पर कोई भी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल हो, मेरे और अर्थ यानी कि इकोलॉजी के साथ देखते हुए चलो मैं, तो पहली बात जिसका ध्यान रखना है, कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाई जाएं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन लिए जाएं,
लाइफ बिलो वाटर यानी कि जो सी लाइफ है वो कैसी रहेगी, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर ये 17 के 17 पॉइंट्स हम लोग अचीव कर लेते हैं, नाउ वी आर 100% गिविंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इंडिया अपनी बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा रिच है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ओनली 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड नेम्ड ग्लोबली, और यू कैन से 2 मिलियन, राइट। हम सिर्फ अभी 2 करोड़ जीव जंतुओं को ही ढूंढ पाए हैं और उनको नामजद कर पाए हैं, बाकी अनआइडेंटिफाइड हैं। क्या सिर्फ 2 करोड़ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं? उससे ज़्यादा भी तो होंगे, राइट ना। ओके, हम बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं XC2 और InSitu, नेचुरल हैबिटेट के बाहर XC2 और नेचुरल हैबिटेट के अंदर InSitu। इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम नए नए ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने, उनको पता लगाने और पुराने एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता लगाते हैं। इसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 8 में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। नाउ सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मल्टी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। आइए आगे बात करते हैं क्यों ज़रूरी है भाई एनवायरमेंटल स्टडीज़। आखिर क्या फ़ायदा हो जाएगा हमारा अगर मैंने ये सब पढ़ लिया? तो कोई फ़ायदा है क्या? बहुत फ़ायदा है भाई। पहला सुनो, अगर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। क्योंकि आपने नोटिस किया कि ओजोन होल वाले मामले में बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर आई, क्योंकि वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को एग्जिस्टेंस से ख़त्म करने की पावर रखती थी वो वाला इशू। अगर ओजोन लेयर हट जाती तो बहुत सारे दूसरे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो सकते थे, ठीक है, राइट। इट हैज़ नाउ बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट एनवायरमेंटल इशूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, मरीन पोल्यूशन या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर नॉट मेरली नेशनल इशूज़। इसमें एक कंट्री पर फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ उसी कंट्री तक नहीं रह जाएगा, ये दूसरी कंट्रीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। चलो मैं आगे आने वाले एक इशू की बात करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ओवर फिशिंग होती है चाइना में। चाइना के कोस्टल एरियाज़ में ओवर फिशिंग की वजह से वहाँ पे बहुत सारी जो फिशेज़ हैं उनकी एग्जिस्टेंस तक ख़त्म हो चुकी है। और समटाइम व्हाट डू दे डू, वो अपनी जो बाउंड्री उसको पार करके इंडियन ओशन के अंदर आके भी कई बार फिशिंग करते हैं, राइट। आर यू गाइस गेटिंग इट? क्या इससे मरीन लाइफ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? पड़ रहा होगा। जो मरीन फूड चेन होगी उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? पड़ रहा होगा। और इससे सिर्फ चाइना को प्रॉब्लम होगी क्या? मीन्स या सिर्फ एक सिंगल नेशन को प्रॉब्लम होगी क्या? इसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा कि जब उन्होंने एक डैम बनाया, एक बड़ा डैम बनाया, जिससे अर्थ की स्पीड सम 0.0 सेकेंड तक कम हो गई, 0.01 सेकेंड तक कम हो गई, राइट। So this is the impact of human construction on earth। तो ये environmental issues बहुत बड़े हैं और इनका international importance भी काफ़ी ज़्यादा होता है। Emergence of problem in the wake of modernism and development। हम हमेशा मॉडर्निज्म और डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें बहुत सारे इश्यूज़ भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। नाउ पॉपुलेशन भी लगातार ग्रो हो रही है। 16% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। 7 में से 1 आदमी भारत में रहता है पूरी दुनिया का, पता है आपको? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और हम सिर्फ ओवरऑल पूरी की पूरी अर्थ के सिर्फ 2.5% एरिया पे रहते हैं। यस, नीड फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन होने चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ ना करें, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर सकें किसी दूसरी नॉन इम्पैक्टफुल हो हमारे इकोलॉजी पर। अगर उन आइटम्स का यूज़ करके हम किसी
तरीके से डेवलपमेंट करें तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा पूरी की पूरी अर्थ के लिए. नीड फॉर वाइज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. मान लेते हैं आप बहुत सारे रिसोर्स, अब लगातार आप लोग सुनते होंगे कि हमको यहाँ पर लिथियम रिज़र्व मिले, गोल्ड रिज़र्व मिले, ठीक है, पेट्रोलियम रिज़र्व के लिए ये कंट्री ढूंढ रही है, राइट. तो रिसोर्सेज का विड्रॉल, उनका प्रोसेस एक इस तरीके के सिंक्रोनाइज मैनर में होना चाहिए जिससे उसे रिसाइकल करने में और इकोलॉजिकल साइकिल का बैलेंस बनाने में भी मदद मिले, राइट. ओके, आर यू गाइस गेटिंग इट? सो दिस इज द थिंग. सो आवर एक्शन शुड बी प्लान्ड फॉर sustenance of environment and development. Are you guys getting it all? Yes, everyone. So if we follow these important areas, we can say we are doing a sustainable development with the help of ecology or ecological studies. So this is all about your unit number 1, and here are some questions that you have to do as homework, right now. So I'll mark only 2 questions. What is environment? And describe in detail priority areas required for achieving sustainable development. Okay, so that's all for today's session. See you in the next class. Till then, take care of yourself. You guys are really awesome.